हेलो एंड वेलकम टू आधा ज्ञान पॉडकास्ट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सम ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट एंड मोस्ट रेयरेस्ट एक्सोप्लैनेट्स नोन टू मैनकाइंड। मगर इससे पहले कि हम उन यूनिक एक्सोप्लैनेट्स के बारे में बात करें, लेट्स डिस्कस सम थिंग्स अबाउट एक्सोप्लैनेट्स इन जनरल। सो जश, मेरा सवाल तुझसे ये है कि एक्सोप्लैनेट्स होते क्या है? एक्सोप्लैनेट यार वो सब प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं, जो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के जो प्लैनेट्स हैं वो एक्सोप्लैनेट्स। राइट, बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके सिवा जो भी हमको प्लैनेट मिलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, तो वो एक एक्सोप्लैनेट है। और इट डजंट मैटर कि वो किसी स्टार का चक्कर लगा रहा है फिर नहीं लगा रहा। अगर वो किसी स्टार का चक्कर नहीं लगा रहा तो फिर वो रोग एक्सोप्लैनेट। तो ये जो स्टडी है एक्सोप्लैनेट्स की, ये एक्चुअली रिलेटिवली बहुत न्यू फील्ड है, राइट? हाँ, ये वैसे तो काफ़ी पहले से डिस्कवर किए जा रहे हैं प्लैनेट्स, बट जब से ये हबल टेलीस्कोप और केपलर वगैरह सब जब बाहर भेजे गए हैं, इनके पास रिसर्च बहुत तेज़ी से बढ़ गई आगे। राइट, तो 1991 में हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करा गया और 1992 में फर्स्ट एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर करा गया। इन 30 सालों में ये नंबर एक्सप्लोड कर गया। आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली एक्सोप्लैनेट्स का नंबर है 5300 जिनको हम डिस्कवर कर चुके हैं। तो हाँ, ये नंबर एक्चुअली बढ़ता जा रहा है। ये जनवरी 2023 का डेट है। अगर तुम इसको बाद में सुनोगे तो नंबर ऑब्वियसली बढ़ चुका होगा। और इन्हीं 5000 एक्सोप्लैनेट्स में से हम मोस्ट वियर्डेस्ट प्लैनेट्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। सो जश, व्हाट डू यू हैव फॉर अस? ओके, सो सबसे पहले मैं बात करूँगा सबसे ज़्यादा ये प्लैनेट इतना वियर्ड है। इट इज़ द डार्केस्ट प्लैनेट एवर नोन सो फार, और इसका निकनेम दिया गया है स्केरियस्ट प्लैनेट। होल्ड ऑन अ सेकंड, इट्स मतलब थोड़ा रेसिस्ट नाम है बट एनीवेज एस्ट्रोनॉमर्स जाने। हाँ, हमारे पे कुछ क्लेम कुछ मत करना भाई। ये सब एस्ट्रोनॉमर्स को जाके बोलना। उन्होंने नाम रखा। बट एनीवेज, प्लैनेट का नाम क्या है? ट्रेस 2b। ऑलराइट, तो ये कुछ हमारे अर्थ से 750 लाइट ईयर्स दूर है और ये 99% से भी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है। 99% से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है? हाँ, लेस देन 1% रिफ्लेक्ट करता है ये। और ये जो हमारा जैसे कोल है, इट इज डार्कर देन कोल, इट इज डार्कर देन एक्रेलिक पेंट, वो भी काफी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है। एंड इट इज इवन डार्कर देन ऑल द डैंक मीम्स। भाई इतना ज्यादा डार्क है ये। अच्छा, मतलब क्या बताऊं मैं। तो मतलब बट इट इज स्टिल ब्राइटर देन आवर फ्यूचर। बट एनीवेज, इसका मेन रीजन क्या है? अभी जोक्स असाइड, इसका मेन रीजन क्या है? उसकी कॉम्पोजिशन प्लैनेट की, मतलब जिस मटेरियल से वो बना है, यही मेन रीजन है? हाँ, इसका एक पॉसिबल रीजन है, एकदम परफेक्ट और एकदम एग्जैक्ट रीजन नहीं है अभी तक इसका कोई। बट इसका पॉसिबल रीजन ये है कि इसके जो एटमॉस्फेयर है, इसमें जो केमिकल्स है, जैसे कि वेपोराइज्ड सोडियम और पोटेशियम और गैसियस टाइटेनियम ऑक्साइड, ये पॉसिबल रीजन है। ये केमिकल्स की वजह से इसका ये बहुत ज़्यादा डार्क प्लैनेट है। तो बेसिकली इस प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग इट बैक। हाँ, पिच ब्लैक नहीं है, 1% रिफ्लेक्ट कर रहा है ये, और इसी वजह से थोड़ा सा फेंट रेड ग्लो आता है ना, इविल रेड कलर, वैसा आता है। और इसलिए इसका एक और निकनेम है, वो है डीमन प्लैनेट। डीमन प्लैनेट? हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि इविल रेड कलर जो हल्का सा आता है। मैं समझ गया, एक रेड टिंट आती होगी, मतलब समझ गया मैं। और ये अपने पेरेंट स्टार से बहुत ज्यादा पास है, सिर्फ 5 मिलियन किलोमीटर। बहुत ज्यादा हॉट है ये। 5 मिलियन किलोमीटर, दैट्स इट। हाँ, ये डार्क है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कूल या कोल्ड प्लैनेट है, बहुत गर्म प्लैनेट है, कुछ 980 डिग्री सेल्सियस। ओके, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो तूने अभी 1% लाइट रिफ्लेक्ट बोला, राइट? तो तूने कभी कोई टर्म सुनी है, एल्बीडो? एल्बीडो कभी टर्म सुनी है? एल्बीडो नहीं। ओके, तो एल्बीडो मेजरमेंट है फॉर द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। ओके, सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि प्लैनेट्स, मून और तुम्हारे एस्ट्रॉइड, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये कितने रिफ्लेक्टिव है, इसको एल्बीडो बोला जाता है। ऑलराइट, तो एल्बीडो की जो स्केल है वो सिर्फ 1 से 0 के बीच है। ऑलराइट, तो 1 से 0 ही? हाँ, तो 0 का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि कंप्लीटली पिच ब्लैक है, जो कि सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। और 1 का मतलब है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, लाइक अ मिरर। अच्छा, हाँ, तो ये जो तूने इसका बोला कि लेस देन 1% लाइट रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि एल्बीडो स्केल में इसका आएगा 0.01। हाँ बिल्कुल, हाँ ऐसे ही। ओके, क्योंकि अगर हम बात करें लेट्स से मून की, तो मून का एल्बीडो 0 से 1 के बीच, डू यू हैव एनी गेस कितना होगा? लाइक मून, तूने देखा होगा फुल मून रात में इतना ज्यादा ब्राइट होता है, इतना ज्यादा चमक। 0 से 1 के बीच बहुत 1 के पास ही होगा, क्योंकि ये तो पूरा अच्छा खासा रिफ्लेक्ट करता है ये। ओके, तू सरप्राइज हो जाएगा, मून का एल्बीडो है सिर्फ 0.1। 0.1 मतलब अच्छा, बहुत ज्यादा है फिर तो 1 मतलब। हाँ, यानी कि मून सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ 10% लाइट थ्रो बैक करता है।
अच्छा हाँ, और इस प्लैनेट जो तू बोल रहे टेस्ट ट्यूब, तूने बोला इसका है 0.01%। हाँ, तो कैन यू इमेजिन ये कितना डार्क होगा ये? सही में बहुत ज़्यादा। या भूत बंगला। हाँ एग्जैक्टली, भूत बंगला। बट एक्चुअली अभी हमने इतने डार्क प्लैनेट की बात करी, अभी मेरे को डार्क प्लैनेट सुन के इसका ऑपोजिट एक याद आ गया। एक ऐसा भी तो प्लैनेट है जो कि कुछ डायमंड प्लैनेट समथिंग। हाँ, एक ऐसा ही प्लैनेट है, पूरा एक डायमंड ही डायमंड है पूरा। हाँ, इसका एकदम ऑपोजिट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसका एल्बिडो बहुत हाई होगा, उसका एल्बिडो 0.67 ऐसा होगा, आई थिंक सो। हाँ, वो तो लाइक डायमंड है। हाँ हाँ, वहाँ पे वैसे अगर हम वहाँ पे अगर चले भी जाएं, हाँ, और अगर हम वहाँ से डायमंड ले भी आए तो लाइक बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हमारे ही अर्थ का, क्योंकि यहाँ के डायमंड की वैल्यू गिर जानी है। यहाँ के डायमंड की वैल्यू इतने ज़्यादा ही बेटर डायमंड है वो थोड़ा। बट एक्चुअली अगर हम अर्थ के डायमंड की भी बात करें तो एक साइड फन फैक्ट है, अर्थ के डायमंड एक्चुअली इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर तुम कह सकते हो कि बैरियर लगा रखा है। ऐसा नहीं है कि डायमंड रेयर है, डायमंड अर्थ में भर के हैं और उसको ऑलरेडी माइन भी कर चुके हैं बहुत ज़्यादा डायमंड को, बहुत ज़्यादा डायमंड की। तो ये कंपनीज है, एक कंपनी थी डी बीयर्स करके। तो डी बीयर्स कंपनी एक टाइम पे 85% डायमंड का डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन उसके हाथ में था। 85% पूरे वर्ल्ड का, और आज की डेट में भी उसका 35% कंट्रोल करती है डायमंड मार्केट को। तो देखा जाए तो डायमंड की वैल्यू सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको चढ़ा रखा है, बढ़ा चढ़ा के दिखा रखा है कि ओ इट्स रेयर, इट्स रेयर। तो है या बट एनीवेज तेरा सेकंड प्लैनेट कौन सा है? हाँ, तो मैं नेक्स्ट प्लैनेट की बात करूँगा। जैसे ये है सैटर्न का बाप है, ये सैटर्न का बाप। हाँ, ये मतलब ये है सुपर सैटर्न निकनेम दिया हुआ है। ये असल में इसका ऑफिशियल नेम है J1407b। ये कुछ हमारे अर्थ से 460 मिलियन किलोमीटर दूर है, मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, सॉरी। हाँ, 460 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ओके। और ये है असल में द रियल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये प्लैनेट। द रियल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। अब जब मैं सैटर्न को देखता हूँ ना इसके डिस्कवरी के बाद, मुझे इतना ऑर्डिनरी और इतना फीका लगता है वो। ओके भाई, क्योंकि इसका रिंग सिस्टम J1407b या फिर सुपर सैटर्न का रिंग सिस्टम हमारे सैटर्न से 200 टाइम्स बिगर है। 200 टाइम्स हमारी सैटर्न की जो रिंग्स है उससे 200 टाइम्स ज्यादा इसकी वाइड रिंग्स है। हाँ, इसकी 30 रिंग्स है इन टोटल। और ये उसका जो अब रेडियस हुआ सिस्टम, इसका इस प्लैनेट का जो रेडियस हुआ वो हुआ 89 मिलियन किलोमीटर्स। रिंग्स का रेडियस? हाँ, मतलब जो इस प्लैनेट का रेडियस रिंग्स को मिला के तो 89 मिलियन किलोमीटर्स। भाई साहब, मतलब तू इसको देखेगा, तू सैटर्न को छोड़ देगा कि भाई ये क्या है। मतलब होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि 89 मिलियन किलोमीटर, 90 मिलियन किलोमीटर्स कितना ज़्यादा होता है। अगर हम सन से अर्थ की बात करें तो सन से अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर्स है। तो तू कहना चाह रहा है कि ये मतलब क्या? व्हाट भाई, मतलब ये है एक, समझ लो सैटर्न इज ऑन स्टेरॉइड्स। हाँ, ये समझ लो, सैटर्न ऑन स्टेरॉइड्स, ऑलराइट, ये समझ लो। हाँ, लेकिन ये इसमें ओके, मतलब और इसकी कॉम्पोजिशन क्या है कि अगर इसके कॉम्पोजिशन के बारे में हमें पता है कि जैसे सैटर्न बोला जाता है इतना वाटर से भी लेस डेंस है। ओके, हाँ, ये भी एक गैसियस प्लैनेट ही है। हाँ, वैसे ओके, इट इज़ वेरी मैसिव, बट इसका स्ट्रक्चर जो इसका कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी सिमिलर ही है सैटर्न से। ऑल्दो ये जो सुपर सैटर्न है J1407b, ये काफ़ी यंग प्लैनेट है। ओके, तो तू कहना चाह रहा है कि ये बहुत नया है। जैसे सैटर्न 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, लगभग 4.5-4.6 बिलियन। ये कितने ईयर ओल्ड है ये जो भी? हाँ, ये काफ़ी यंग प्लैनेट है, ये सिर्फ 16 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये काफ़ी बाद में फॉर्म हुआ है। तो वो स्टेटमेंट गलती है, सैटर्न का बाप है वो स्टेटमेंट गलती है। मतलब दिखने में बाप है, सैटर्न का बाप है ये। हाँ, लेकिन उम्र में नहीं है। और ये हमारे सैटर्न की तरह ही इसके रिंग्स में भी मून फॉर्म हो रहे हैं, ये ऑब्जर्व किया गया है। और वो जो मून फॉर्म हुए हैं वो रिंग्स के मटेरियल से ही फॉर्म हुए हैं। भाई, आई कांट इवन इमेजिन इस प्लैनेट के कितने मून्स होंगे। अगर हम सैटर्न की बात करें, सैटर्न के आई थिंक सो 80 मून्स है। शायद टाइटन सबसे बड़ा उसमें। हाँ, ये इसका समझ गया मैं क्यों है ये इतने यूनिक। मेरे को तो अभी तक मैं उस फैक्ट से आगे नहीं बढ़ पा रहा क्यों 90 मिलियन तो, और रेडियस उसका 90 मिलियन किलोमीटर्स। हाँ भाई, मतलब सही में क्या गजब का यूनिवर्स है। बट ओके, और नेक्स्ट मेरा तो अब मुझे नहीं लगता इस प्लैनेट को कोई टॉप कर सकता है। बट व्हाट डू यू हैव नेक्स्ट? हाँ, लेकिन शायद इसको टॉप ना कर पाए, बट इस एक फैसिनेटिंग बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी हैं। और एक प्लैनेट और है, इसका नाम है Gliese 436b। ओके, लाइक बर्निंग बॉल ऑफ आइस है एक। ओके, एक्सप्लेन। तो ये एक नेपट्यून के साइज का प्लैनेट है, करीब। और ये हैरानी की बात इसमें ये है
कि ये अपने पेरेंट स्टार से बहुत ज़्यादा पास है, ये भी लाइक 4 मिलियन किलोमीटर दूर है, सिर्फ 4 मिलियन। अच्छा, वो 5 मिलियन था, राइट? ट्रेस वाला। हाँ, ये उससे ट्रेस 2 भी 5 मिलियन था, ये उससे भी ज़्यादा पास है। 4 मिलियन, ओके। और हैरानी की बात ये है कि लेयर है इसकी, जो बाहर आउटर लेयर है जो इसकी, वो आइस है, इतना पास होके भी, और वो जल रही है। ओके। और वो अब क्या होता है कि जब एक प्लैनेट अपने पेरेंट स्टार के बहुत ज़्यादा पास होता है तो उसका एटमॉस्फेयर इवेपोरेट हो जाता है, लाइक मरकरी जो सन से 46 मिलियन किलोमीटर दूर है। 46 मिलियन किलोमीटर, लेकिन फिर भी उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, सब इवेपोरेट हो चुका है। लेकिन ये इतना ज़्यादा पास है, 4 मिलियन किलोमीटर, फिर भी इसका एटमॉस्फेयर इवेपोरेट नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज ये एक नेपट्यून बहुत बड़ा प्लैनेट है जैसे, तो नेपट्यून की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो पुल है, वो बहुत ज़्यादा है, तो जिस वजह से ये सॉलिड स्टेट में आ गई है इसकी आइस, ये इवेपोरेट नहीं होती है। और उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, इतने ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो पानी सॉलिड स्टेट में आ गया है। दैट्स द मेन रीज़न। अच्छा, तो बेसिकली यही है कि इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है, तो तुम एक तरीके से कह सकते हो कि वो कॉन्टिन्यूसली आइस इवेपोरेट हो रहा है, लेकिन वो आइस को वापस खींच लेता है और सॉलिड स्टेट में ले आता है। हाँ, वो उसको इंटैक्ट रखता है, वो इंटैक्ट रखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इवेपोरेट हो नहीं रहा, वो होने की कोशिश कर रहा है कॉन्टिन्यूसली वो आइस, बट वो सब मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा प्रेशर की होने की वजह से वो सॉलिड स्टेट में है। जैसे कि हमारी जो अर्थ पे आइस होती है, वो टेम्परेचर की वजह से सॉलिड स्टेट में आती है। ओके, हाँ, या टेम्परेचर 0 या उससे कम की वजह से, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से नहीं है, यहाँ पे प्रेशर की वजह से। या एक्चुअली कुछ क्रेटर्स हैं मार्स में, ठीक है, और उनमें तुम कह सकते हो कि ऐसे हाइपोथेसिस है कि उन क्रेटर्स, वो इतने डीप क्रेटर्स है कि सबसे पहली बात उसमें पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट फिट आ सकता है, ठीक है, और उस क्रेटर के अंदर एक्चुअली तुमको लिक्विड वाटर मिल सकता है बिकॉज ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, और उसका मतलब ये जो भी है, आई गेट योर पॉइंट। और अभी हम एक्सोप्लैनेट्स की बात कर ही रहे, तो मेरे को एक आखिरी चीज़ बोलनी है, बिकॉज आई एम श्योर तेरे पास बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स होंगे अभी भी बात करने के लिए, बट सेव देम फॉर नेक्स्ट टाइम। ओके, तो अगली बार के लिए रखते हैं। हाँ, अगली बार के लिए रखते हैं। बट मैं जाने से पहले, इसको ख़त्म करने से, इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़, एक ब्रेन टीजर, मतलब दिमाग फट जाएगा। ऑलराइट, तो अकॉर्डिंग टू करंट एस्टिमेट्स देयर आर एनीवेयर बिटवीन 100 to 400 बिलियन स्टार्स इन द मिल्की वे अलोन। मिल्की वे में ही, हाँ, ठीक है, 100 to 400 बिलियन। और अगर हम एक्सोप्लैनेट्स का एस्टिमेशन लगाया जाए, टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स का सिर्फ मिल्की वे में एस्टिमेशन लगाया जाए, तो ये एस्टिमेशन शुरू होता है एनीवेयर बिटवीन 100 बिलियन टू अप टू 4, 5, 6, 7, 8 ट्रिलियंस इन मिल्की वे अलोन। भाई साहब, मतलब हाँ, मुझे इतना तो पता है कि मिल्की वे ही काफ़ी बड़ी गैलेक्सी है, बट ट्रिलियंस तक प्लैनेट्स, राइट। और बोला जाता है कि हर 5 में से एक सन लाइक स्टार के पास एक अर्थ जैसा प्लैनेट है जो कि उसके हैबिटेबल जोन में, यानी कि गोल्डीलॉक्स जोन में। तो अगर हम इस एस्टिमेशन की भी बात करें, तो यानी कि हैबिटेबल प्लैनेट्स की प्रोबेबिलिटी, मतलब नंबर्स, कैन बी समवेयर बिटवीन 10 to 40 बिलियन हैबिटेबल प्लैनेट्स इन मिल्की वे अलोन। भाई साहब, तो इतना तो है कि पॉसिबल है कि हम अकेले नहीं हैं। बिल्कुल हो सकता है, कोई तो हो सकता है। डेफिनेटली कैसे हो सकता है? मैं मान ही नहीं सकता कि हम अकेले हैं, जब क्या कहते हैं 10 बिलियन हैबिटेबल प्लैनेट्स की पॉसिबिलिटी। बट अगर हम मोस्ट कंजर्वेटिव नंबर्स भी ले, मोस्ट कंजर्वेटिव नंबर्स में 1-2 बार पहले भी हमारे एपिसोड में बोल चुका हूँ, मोस्ट कंजर्वेटिव नंबर है 300 मिलियन पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स इन मिल्की वे अलोन। और मोस्ट कंजर्वेटिव भी इतना बड़ा नंबर है। हाँ, तो मतलब इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कोई और भी है डेफिनेटली। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही, हमारे पास इतना ही टाइम था, और आई होप तुम लोगों ने कुछ नया सीखा हो, क्योंकि भाई मेरा दिमाग तो फट चुका है, ठीक है। और मिलेंगे अगले एपिसोड में, और टेल अस इन द कमेंट्स अगर तुमको भी ऐसे ही कुछ यूनिक या फिर वियर्ड प्लैनेट्स के बारे में पता है। वी विल स्टील योर प्लैनेट, ऑलराइट, वी विल स्टील योर रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट टाइम, पीस।